और अब थक गए हैं 10 सालों में, यही देखते देखते, यही पढ़ते पढ़ते 15 सालों में, कि रोज तो अब इन खबरों को इग्नोर करना चाहते हैं हम। इतने निगेटिविटी है, इतने ज्यादा वायलेंस, हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप बताइए मुझे कि तालिबान में और इनमें क्या फर्क है? तालिबान से तो कोई फर्क नहीं है, हिंदू तालिबानी है ये सब। आप इस तरह से अगर खुदाई करेंगे इतिहास में जाकर के, तो आपको हर जगह ये चीजें मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ आपको विवाद मिल जाएगा। और उन विवादों को कोई जैन नाम का ये वकील है, ये उसको हवा देता है, फिर उस पर तुरंत एक्शन होता है और पुलिस पहुंच जाती है और फायरिंग हो जाती है और लोग मर जाते हैं। हमको अपनी नफरतों को बाहर निकालने के लिए बाबर, अकबर, औरंगजेब सबकी जरूरत पड़ रही है। कुल मिलाकर ये एक छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये बड़ी साजिश है। उसमें संघी और मुसंघी दोनों मिले हुए हैं। कि ठीक है, आपको सर्वे करवाना है तो लॉ एंड ऑर्डर नाम के जो शब्द है, ये किस लिए होता है? आप उसकी बैरिकेडिंग पहले करवा सकते थे, मुस्लिम समुदाय को बता सकते थे कि हम सर्वे करने आ रहे हैं, इस पे एक पिटीशन फाइल की गई है। का जो दोनों रेडिकल एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं दोनों धर्मों के, ये उनके बीच की साजिश है। और ये बहुत ही खराब इस मुल्क के लिए है, और हिंदुओं के लिए खास तौर से। हिंदुओं को तालिबान बनाया जा रहा है, इसमें हिंदुओं को बोलना पड़ेगा। मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है। यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना दिया जाए, जो कि नहीं है ये। इसमें हिंदुओं को बोलना पड़ेगा, हिंदुओं का तालिबानीकरण किया जा रहा है। असल में ये जंगल राज बना दिया इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकता है कि हर 10वें दिन 15वें दिन दंगा होता है? इसका मतलब कैसा करने दिया जा रहा है? एक आईएएस और आईपीएस मिलकर झूठ बोल रहे हैं कि हमने फायरिंग ही नहीं की है। झूठ को सिद्ध करने के लिए आप डॉक्टर्स को साथ में मिला रहे हैं। आदेश देने वाला जज है वो भी सिंह है, कमिश्नर भी सिंह है और एसपी भी सिंह है, और जो सीओ गोली चलवा रहे थे वो भी सिंह है, मुख्यमंत्री भी सिंह है। उत्तर प्रदेश में आरोपी है कि जिनके सींग लगे हुए उनको, उनके लिए सब कुछ छूट है। अब मणिपुर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना ही गौतम अडानी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि गौतम अडानी के खिलाफ देखिए पूरे विश्व में कार्रवाई हुई है। केन्या ने कार्रवाई की, बांग्लादेश कार्रवाई कर रहा है, श्रीलंका कार्रवाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका की बात नहीं, लेकिन वो खबरों से पूरी तरीके से गायब हो गया है। बैटरी को लेकर जो बात आ रही है कि 99% चार्ज होती है दिन भर होने के बाद भी खबरें बार बार आती है ना, तो जो पाठक है वो इनके प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है। उसे लगता है कि अगर कोई बड़ी बात होती राहुल गांधी बोलते, अगर कोई बड़ी बात होती तो कांग्रेस आके खड़ी होती, अगर कोई बड़ी बात होती तो ये तो पार्टियों के राजनीतिक वर्चस्व का हिस्सा है ना, तो सड़क पर उतरते। तो आम आदमी को लगता है कि इसका मतलब कुछ है नहीं, इसे भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। 10,000 की भीड़ जो लड़ने को उतारू, उसमें नेहरू जी डंडा लेके बीच में उतर जाते थे। तो ये जनता का भरोसा था और नेता का अपनी जनता पर भरोसा था। मान के चलो कि आरएसएस के तंत्र से निपटना, जगीरा वाला डायलॉग है, चाइना गेट वाला, मुझसे ताकत से तो लड़ सकते, लेकिन मेरे कमीनेपन से कैसे लड़ पाओगे? पोलिंग स्टेशन से और वेयर हाउस तक जाने के बीच में मशीनें बदल दी जाती हैं। जो अधिकांश जो मैटर आ रहे हैं 99% बैटरी के, या फिर वेयर हाउस से जो मशीनें वहां पे आ रही हैं वही गड़बड़ हो रही है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, indiaclimatechange.com से। अभी थोड़ी देर बाद ही विश्वदीपक नेशनल हेराल्ड से जुड़ सकते हैं। विश्वदीपक जुड़ गए। हाँ। मेरे दोनों मेहमानों का स्वागत है विश्वदीपक, स्वागत है पंकज जी। बहुत शुक्रिया। पंकज जी, यूपी के संभल में मस्जिद के सर्वे पर हिंसा हुई और सुबह तक खबर जो आई वो सुनने में आ रहा है कि 4 लोग मर गए हैं, चारों मुसलमान हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडिया में ना इसे बहुत सही से पेश नहीं किया जा रहा है, सभी तथ्यों को सामने नहीं रखा जा रहा है। जिस तरीके से मीडिया में पेश किया गया है उसमें ऐसा लग रहा है कि मस्जिद का सर्वे कराने के लिए एक न्यायालय ने आदेश दिया था। उस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कुछ अधिकारी और एक सर्वे टीम वहां पहुंची, उन्होंने सर्वे करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने पथराव करना शुरू कर दिया। एसडीएम की गाड़ी जला दी और डीएसपी की गाड़ी जला दी, अधिकारियों पर पथराव किया, कुछ पुलिस अधिकारी घायल हो गए और इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं मीडिया में। पंकज जी, देखिए होता क्या है कि जो मीडिया और सोशल मीडिया का परसेप्शन है, हम लोग टुकड़ों में देखते हैं, पीसेस में। हमको एक आधे मिनट का एक वीडियो दिख रहा है, इसमें लड़के पत्थर चला रहे हैं, फिर एक आधे मिनट का वो वीडियो दिख रहा है, इसमें पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, फिर आधे मिनट का हमको और कुछ वीडियो दिख रहा है। अदरवाइज क्या है कि यदि इसको जब तक आप संपूर्णता में समझे, संपूर्णता में समझने के लिए आपको ये संभल की घटना नहीं माननी पड़ेगी, इसको पूरे भारत
के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी बहुत सारी जगहों पर, मथुरा में, मध्य प्रदेश के देवास में, कर्नाटक के बाबा भुवनगिरी में, ऐसे कम से कम 50 जगह आरएसएस से जुड़े लोगों ने, जिसके अंदर अधिकांश जगह यही बनारस का जैन लोग हैं, इन लोगों ने अर्जियां लगा रखी है। जबकि हमारी संसद ने एक वर्शिप एक्ट पास किया था कि 1947 के बाद में राम जन्मभूमि के अलावा जो कोई भी धार्मिक स्थल है यथावत रखे जाएंगे। पहला चीज, आपने सर्वे कर लिया, सर्वे में कोई विवाद ही नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। बाबर या के नाम से दो ही मस्जिदों को कहा जाता था, एक बाबरी मस्जिद अयोध्या की, दूसरी जो संभल की, इसको कहा जाता है कि बाबर के समय शुरू हुई थी। लोग कुछ औरंगजेब कहते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है बाबर के समय से शुरू हुई। तो हमको अपनी नफरतों को बाहर निकालने के लिए बाबर, अकबर, औरंगजेब सबकी जरूरत पड़ रही है। पुलिस आज अपने आप को स्टिक है कि हमने तो गोली चलाई नहीं, और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने मेडिकल डिपार्टमेंट को मिला लिया। ये किसी से छुपा नहीं कि पुलिस के केसेस में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो सरकारी डॉक्टर है किस प्रकार से मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं, इट इज ओपन फैक्ट। अब वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि उसमें जो 2 लोग मरे हैं उसको 315 की गोली लगी। 315 बेसिकली सिविल हथियार है, पुलिस का हथियार नहीं है, ठीक है। तो वो प्रूव कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं एक के बाद धारदार हथियार भी मिला है। वो प्रूव कर रहे हैं कि गोली चलाने वाले यही लोग थे और इनकी गोली से ही लोग मर गए। वो जो चित्र है जिसके अंदर एक दरोगा जी पिस्टल से फायर कर रहे हैं, पिस्टल से कभी पैलेट गन फायर नहीं होती है, ठीक है। जिसके अंदर सेमी ऑटोमेटिक से कुछ सिपाही लेवल के लोग फायर कर रहे हैं, वो सब विजुअल्स को झुटला कर वो अपने झूठ पर टिके हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये एक छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये बड़ी साजिश है। उसमें संघी और मुसंघी दोनों मिले हुए हैं। देखिए, याद रखिए, संघी और मुसंघी एक साथ होते हैं हर समय। एक तरफ इंद्रेश कुमार पूरी जगह जहर घोल चुके हैं, और दूसरी तरफ एमआरएम चला रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। हाँ, वो सब लोगों का यही तरीका है। विश्व दीपक कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ, पार्लियामेंट से पारित हुआ, ठीक है। अयोध्या वर्डिक्ट में साफ साफ कहा कोर्ट ने, हमारी संवैधानिक पीठ ने कहा कि अयोध्या जो मामला है ये अपने आप में अपवाद है। इसके बाद, हाँ, इसके बाद ऐसा कोई मामला नहीं आएगा। कहीं ना कहीं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, इसको भारतीय संविधान के आधारिक संरचना, जो इसका मूल ढांचा है, इसका हिस्सा मान लेना चाहिए। क्योंकि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं होगा तो भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। जिस तरीके से ये जो विष्णु जैन नाम के जो वकील हैं, ये लगभग 100 से अधिक मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की कोशिश कर रहे हैं क्रॉस द इंडिया। ये अपने आप में आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विभाजनकारी होगा भारत के लिए? पहले तो मैं ये कहूँ कि कल मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परसों जब खबर आई कि संभल की एक मस्जिद का सर्वे हो रहा है, तो मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं देखता हूँ और अब थक गए हैं 10 सालों में यही देखते देखते, यही पढ़ते पढ़ते 15 सालों में, कि रोज तो अब इन खबरों को इग्नोर करना चाहते हैं हम। इतनी निगेटिविटी है, इतने ज्यादा वायलेंस, हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमने इसको इग्नोर किया। लेकिन कल जब ये घटना हुई और उसके बाद फिर थोड़ी सी हमने पड़ताल की, तो मैं काफी तकलीफ की स्थिति में हूँ, और ये बहुत तकलीफ दे है। आप बताइए मुझे कि तालिबान में और इनमें क्या फर्क है? तालिबानों को, जो अफगानिस्तान में जो तालिबानी थे, उनको बुद्ध की, बामियान में जो बुद्ध की प्रतिमा थी उससे दिक्कत थी उनको। उनका ये मानना था कि गैर इस्लामिक है ये, या हमारे मुल्क में जो कि शरिया से चलता है, और हमारे मुल्क में जो कि पूर्णतः जो इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पे किसी भी कोई भी मूर्ति अलाउ नहीं की जाएगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बारूदे लगा करके और गन लगा करके और तोपे लगा करके उस प्रतिमा को, जो कि विश्व की बिल्कुल संरक्षित वो थी, जगह थी, उसको पूरी दुनिया ने अपील की, उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया। ये तालिबानी मानसिकता है कि आप हमारे यहाँ आपकी हमारे यहाँ हमारे कानून चलेगा और यहाँ पे किसी भी चीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तालिबानी मानसिकता, कोई फर्क नहीं है, हिंदू तालिबानी है ये सब। आप इस तरह से अगर खुदाई करेंगे इतिहास में जाकर के, तो आपको हर जगह ये चीजें मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ आपको विवाद मिल जाएगा। और उन विवादों को कोई जैन नाम का ये वकील है, ये उसको हवा देता है, फिर उस पर तुरंत एक्शन होता है और पुलिस पहुंच जाती है और फायरिंग हो जाती है और लोग मर जाते हैं।
और सवाल ये है कि चलिए मानते हैं कि ठीक है आपको सर्वे करवाना है, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम के जो शब्द है ये किस लिए होता है? आप उसकी बैरिकेटिंग पहले करवा सकते थे, मुस्लिम समुदाय को बता सकते थे कि हम सर्वे करने आ रहे हैं, इस पे एक पिटीशन फाइल की गई है। और जैसा कि पंकज जी कह रहे हैं सही बात है कि वहां पे अफवाह किसी ने फैलाई, तो अफवाह भी फैलाई जा रही है। तो इसमें दोनों पक्षों का, जो दोनों रेडिकल एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं दोनों 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 धर्मों के, ये उनके बीच की साजिश है। और ये बहुत ही खराब इस मुल्क के लिए ये, और हिंदुओं के लिए खास तौर से हिंदुओं को तालिबान बनाया जा रहा है। आप हर जगह हर मंदिर के नीचे, कल कोई हमारे घर में आपसे झगड़ा हो जाएगा, आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे, ये आपके घर में निकाल देंगे, शिव मंदिर गिरा देंगे आपके घर को, आप क्या करेंगे? इसमें हिंदुओं को बोलना पड़ेगा, ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है। ये यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना दिया जाए, जो कि नहीं है ये। इसमें हिंदुओं को बोलना पड़ेगा, हिंदुओं का तालिबानीकरण किया जा रहा है। आपको सर्वे कराना था, आप उसकी बैरिकेटिंग करते, प्रॉपर तरीके से लोगों का आना रोकते, आप पहले जाकर के वहां बात करते, क्योंकि आपको ये अनुमान है ये कि मुस्लिम बहुल एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट हो सकता है, पत्थर मारे जा सकते हैं, तो उसकी क्या तैयारी थी आपके पास? तो ये ऐसा लगता है इसको देख करके कि ये लॉलेसनेस के लिए खुली छूट दी जा रही है, ये ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है। हो सकता है दोनों पक्षों के लोगों को मिला लिया गया और कुछ फ्रिंज वहां की मिलाए गए, कुछ फ्रिंज यहाँ की मिलाए गए और फिर इसके बाद किया गया। आप ये कह रहे हैं? लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि ये पूरी साजिश है, इन्हें इंटेंशनली ऐसा किया गया। जब एक दिन पहले सर्वे हो गया था, उसमें कोई विवाद नहीं हुआ, तो अगले दिन सुबह 6 बजे नारे लगाते हुए जाना। नारे लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, आप नारे लगाते हुए भीड़ वहां क्यों लेके आ रहे हैं? आप प्रवोक कर रहे हैं, आप प्रोवोकिंग था वो। बिल्कुल। इवन मैं आपको विश्व दीपक की घटना 2 दिन की बता रहा हूँ, हमारे बुंदेलखंड में वो जो धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले हैं, जो एक बहुत टॉक्सिक आदमी है, वो एक हिंदू जन जागरण यात्रा निकाल रहा है अपने बागेश्वर धाम से और ओरछा तक। तो अब आप सोचो कि छतरपुर में एक महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, जो गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय, वहां की वाइस चांसलर एक पोस्टर लगा रही है, सनातन हिंदू धर्म यात्रा का सादर स्वागत है, और वो उसके नीचे खड़े होकर फोटो खिंचवा रही है। यहाँ तक तो ठीक है। उसके यात्रा की शुरुआत सबसे आगे होते कांग्रेस के विधायक दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह। उनके रास्ते में जो फूल बिछा रहे हैं वो अधिकांश कांग्रेसी हैं, और वो कांग्रेसी जिनको इसी बागेश्वर ने हरवाया। और वो इतना टॉक्सिक आदमी है कि कल वो जब वहां पर एक अलीपुरा स्टेट जो है, यदि बुंदेलखंड की संरचना को समझते हो, बुंदेलखंड में पहले 35 राज्य स्टेट हुआ करती थी, और उन 35 स्टेट का जो पॉलिटिकल एजेंट होता था वो नौगांव में हुआ करता था। तो अलीपुरा पुरानी स्टेट है, यानी बहुत पुरानी। उस अलीपुरा स्टेट में जाकर वो बाबा जी सबसे पहले कहते हैं अलीपुरा नाम भूल जाओ, इसका नाम हरिपुरा हो गया है। तो मुझको एक चीज समझ में नहीं आता कि हम लोग अली से आपको नफरत क्यों है? भाई आपकी नफरत थी तो जो आप उसको हरिपुरा करना चाहते हैं, ठीक है, वहां तक ठीक है। बाबा जी कल एक अंबेडकर की प्रतिमा दिखी तो उस पर चढ़ गए, उस पर माला पहनाने लगे। तो ये इन टॉक्सिक लोगों को कांग्रेसी भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। शर्मनाक है कि ये जो नेहरू जी के समय हो रहा था कि हिंदू महासभा की और कांग्रेस की दोहरी सदस्यता को लेकर जो झंझट थे, बाद में आरएसएस की सदस्यता को लेकर चला, मुस्लिम लीग की दोहरी सदस्यता को लेकर तो फिर तो विवाद हुआ और मुस्लिम लीग पूरी तरह से अलग हुई। ये जो फूल छाप कांग्रेसी जो है ना, ये कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हिंदू, सबसे बड़ी चीज है कि सौभाग्य से हम सब लोग एक सनातन धर्म में पैदा हुए, ये हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने बहुत व्यक्तिगत आपको अनुभव बताऊं विश्व दीपक, मेरे पिताजी निहायत जनेऊधारी ब्राह्मण थे। वो स्नान करके निकलते थे, बगैर सिला हुआ कपड़ा, मंगला नाम चकरता नाम करते निकलते थे। लेकिन 20 मिनट पूजा जो उनका था, उसके बाद में उनका सार्वजनिक जीवन विशुद्ध सेकुलर होता था। हमारे घर में हमने कभी जाति, धर्म, संप्रदाय पे कोई भेद नहीं देखा। हमारे पिताजी कहते थे कि यदि मैं शिव जी को पूजता हूँ और साथ में अल्लाह को भी याद कर लेता हूँ और वाहेगुरु को भी याद कर लेता हूँ और जैनिज्म को भी याद कर लेता हूँ, तो मेरी शक्ति तो बढ़ रही है। कोई किसी में आपस में टकराव थोड़ी ना। वो बड़ा महात्मा गांधी भी फॉलो कर रहे थे सिंपली। महात्मा गांधी भी मेरे साथ हम सबके परिवारों में हम लोगों ने धर्म को उसी रूप में देखा है।
एग्जैक्टली विश्व दीपक, सवाल ये है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, ठीक है, जब अयोध्या वर्डिक्ट में साफ साफ कह दिया गया, जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह दे रहा है, तो अब किस न्यायालय की जरूरत है, किस अथॉरिटी की जरूरत है? आखिरकार ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा कि नहीं चलेगा, कि रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं? जितने भी लोग हैं वो सारे रूल ऑफ लॉ को नकारते रहे, कोई परेशानी नहीं, हम और आप भी नकारें, सबको ही नकार दे। असल में ये जंगल राज बना दिया इन लोगों ने। इनको 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 लॉ की, देखिए मूल सवाल तो यही है, लेकिन लेकिन इसके बाद की जो बात है वो ये है कि जो पॉलिटिक्स है आज के दौर की, और जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, जो जो रूल कर रही है इस मुल्क को, उसको लॉ लॉ नहीं चाहिए। ये हमें, आपको लगता है क्योंकि हम लोग एक कॉमन सिटीजन है, आम नागरिक हैं, इसलिए हमें लगता है कि आप देखिए, आप सामान्य विमर्श में देखिए, बातचीत में देखिए, तो कानून से कौन डरता है? कानून से आम लोग डरते हैं। हम आप जैसे लोग, आम लोग डरते हैं कानून से, कानून की बात करते हैं कि कानून सम्मत है, कानून सम्मत नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कानून की सबसे धज्जियां ज्यादा कौन उड़ाता है? वो उड़ाता है जिसको कानून को प्रोटेक्ट करने का हमने अपने अथॉरिटी दे रखी है। तो उनको लॉ नहीं चाहिए, उनको लॉलेसनेस चाहिए। इसीलिए लॉलेसनेस है। जब भी कोई भी मतलब कोई भी सरकार अगर चाहती है कि लॉलेसनेस ना हो, तो लॉलेसनेस 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा नहीं चल सकती है। मणिपुर में लॉलेसनेस को चाहा जा रहा है। अगर वहां पे 1.5 साल से अराजकता है, हिंसा हो रही है, इसका मतलब है कि सरकार चाह रही है कि वहां पे हिंसा रहे। गुजरात में दंगा हुआ 3 दिन के बाद, हाँ, जब उनका लक्ष्य पूरा हो गया तो 3 दिन के बाद वो दंगा बंद हो गया और आज तक दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकता है कि हर हर 10वें दिन, 15वें दिन दंगा होता है? गुजरात को हम हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहते हैं। बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कैसा करने दिया जा रहा है? ये बात आपने नहीं, और बिल्कुल आप सही। देखो ना, जब कांवड़िए बसों पे पत्थर चलाते हैं, सड़कों पे उत्पात करते हैं, तो आपकी लाठी भी नहीं उठती है। बिल्कुल। और यदि आपको टोपी दाढ़ी वाला सामने दिख जाता है, तो आपकी बंदूकें, पैलेट गन और बन टीयर जाती हैं, गैस सब बिल्कुल, आप निकल गोली जाती मार देते हैं। है ना। बिल्कुल। और दूसरी चीज, आप झूठ बोल रहे हैं। एक आईएएस और आईपीएस मिलकर झूठ बोल रहे हैं कि हमने फायरिंग ही नहीं की है, और उसको झूठ को सिद्ध करने के लिए आप डॉक्टर्स को साथ में मिला रहे हैं। जबकि पंकज जी। ईमानदारी की बात मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है हॉस्पिटल में जो तैयार होती है, वो ये प्रूव नहीं कर सकती है कि कौन सा कारतूस था। इसकी फॉरेंसिक जांच अलग से होती है कि कितने ग्रूस से गया है, कितने दूरी से गया है, यदि वो 303 का कारतूस है या 0.7.6 है, उसके बोर का पता घाव से ऐसे नहीं लगता है। केवल उससे ये पड़ता है, जो उसकी फॉरेंसिक जांच अलग से होती है कि कितनी दूर से गया है, इसमें कौन सा कार्बन लगा हुआ है, वो एक बहुत अलग प्रोसेस है। बैलिस्टिक 12 रिपोर्ट घंटे बोलते के हैं। अंदर 12 घंटे के अंदर आपने प्रूव कर दिया कि वो तो 315 का कारतूस से हुआ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोर्ट में इसका जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, फॉरेंसिक ऑफिसर देता है, डॉक्टर नहीं देता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, वो केवल बताती है कॉज ऑफ डेथ क्या है। जैसे कि बिल्कुल सही। हाई ब्लड हुआ है, इसके कार्ट्रिज छाती में लगा है। अब डॉक्टर ये नहीं बोल रहा है जिन 2 लोगों के कि उनके सिर के बीच में गोली मारी गई है। तो ये जो आईएएस आईपीएस जिस प्रकार से, और माफ करिए, मैं बहुत एक जातिवादी बात बोल रहा हूँ, आदेश देने वाला जो जज है वो भी सिंह है, कमिश्नर भी सिंह है और एसपी भी सिंह है, और जो सीओ गोली चलवा रहे थे वो भी सिंह है। और और मुख्यमंत्री ये भी सिंह पूरा है। उत्तर प्रदेश में आरोप ही है कि जिनके सींग लगे हुए हैं उनको, उनके लिए सब कुछ छूट है। बिल्कुल। पंकज जी, आप या कह आप रहे हैं देख ना कि लीजिए, आप कह रहे हैं डीएम झूठ बोल रहे हैं, एसपी झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तो संविधान और सर्वोच्च न्यायालय को झुठला दिया जा रहा है। डीएम एसपी की बिसात ही क्या है? अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए कि कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि जैसे ये संबल वाला जो मामला आया, तो सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर संबल संबल ही दिखाई दे रहा है, हिंदी अखबारों से अंग्रेजी अखबार, हिंदी अखबारों ने तो बिल्कुल पूरा का पूरा पेज ही उसी को दे दिया। अब मणिपुर कहीं नहीं उनकी दिखाई पड़ पसंद रहा है, के लिए थे। ना ही गौतम अडानी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि गौतम अडानी के खिलाफ देखिए पूरे विश्व में कार्रवाई हुई है। केन्या ने कार्रवाई की, बांग्लादेश कार्रवाई कर रहा है, श्रीलंका कार्रवाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कार्रवाई कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कर अमेरिका चुका है। सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, लेकिन वो खबरों से पूरी तरीके से गायब हो गया है। ईवीएम पर जो बात चल रही थी वो भी पूरी तरीके से गायब हो गई है। कुल मिला के सिर्फ जो मामला चल रहा है वो संभल का चल रहा है, और वो भी एंटी मुस्लिम एंगल से चल रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को फायदा हो सकता है, किसी एक वर्ग को फायदा हो सकता है। पंकज जी। और और आज मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि जो लोगों को देश ने 80 बार नकारा, वो संसद को में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। यदि अपन रिकॉर्ड उठा के देखें,
यदि चुनाव की गणना शुरू करें तो आजादी के बाद से जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को तो देश की जनता ने 800 बार नकारा है। यदि हम अकेले सभी विधानसभा लोकसभा, तो आप भी तो यही कर रहे थे लोकसभा में या राजनीति में। यदि आप प्रतिरोध का स्वर नहीं दोगे, यदि आप अपनी बात को नहीं रखोगे, तो फिर वो सदन क्या हो गया। आज तो मुझको बिल्कुल सही। दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सभी विपक्षी सांसद स्केटर्ड है इन सब मसलों पे, हम इसको कहना चाहिए कि जैसे होता था ना कि पुरानी जब युद्ध होते थे तो अचानक हाथी पागल हो जाता और हाथी पागल होकर अपनी सेना में घुसता था। तो जिस सेना का सेनापति से लेकर राजा तक किंग कर्तव्य मूड हो जाता था कि हम क्या करें। और विपक्ष की स्थिति यही है कि देखिए, बीजेपी की खासियत ये है और आरएसएस की कि उनके पास सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। यानी आप एक इवेंट पर चर्चा करोगे, अचानक दूसरा करेंगे, दूसरा करोगे, तीसरा करेंगे। ये पूरी राइट विंग पॉलिटिक्स का वर्ल्ड वाइड तरीका है। जब इस बार क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र को कुछ ज्यादा कर दिया, 90% स्ट्राइक रेट कर दिया। अब ये कुछ ज्यादा होने लगा तो उनको लगा यार कि तो पकड़ में आ रहे। अब दिक्कत विपक्ष और कांग्रेस के साथ ये है कि वो लोग इस चीज को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी ऊर्जा नहीं खर्च कर रहे, या क्रांति में, यानी मैं पाकिस्तान में बहुत अप्रिशिएट करूंगा इमरान खान को कि आज दूसरी बार उन्होंने फिर से इस्लामाबाद को घेरने की कोशिश की, जब तीसरी बार, पहली 2 बार बिल्कुल। लोग निकले, लाखों लोग सड़क में निकले। कांग्रेस इतनी दम ही नहीं दिखा रही है। मैं यदि कांग्रेस को नीति निर्धारक होता है या मेरी बात को कांग्रेस से मानता तो बोलता तो पूरे देश के जितने एमएलए एमपी हैं एक साथ इस्तीफा दे दें। हम हर सदन का बहिष्कार करेंगे जब तक चुनाव की प्रोसीजर को आप ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे। हर बार आपके मतदाता कैसे बढ़ जाते हैं भाई। जिस नांदेड़ में कांग्रेस का सांसद जीत रहा है उसकी 6 की 6 सीट कांग्रेस हार जाती है। और यदि लोकसभा सीट के आंकड़े देखो तो एक एक सीट पे 20-20 हजार वोट का भी फर्क है। केवल 2 सीट ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, जिसके कारण लोकसभा की सीट का अंतर 1200-1400 वोट का रहा। तो नहीं तो क्या ऐसे तो कांग्रेस प्लानिंग कर पा रही है क्या? कांग्रेस में अधिकांश लोग हैं जिनकी कलफ ना टूटे वाले। गाड़ी में आना है, नारे लगाना है, पोस्टर देना है, नेता के साथ फोटो खिंचाना है, घर भाग जाना है। अब उन लोगों को राहुल गांधी पसंद नहीं आता। वो बड़ा प्लान में बैठे हुए हैं कि अब अपन राहुल वर्सेस प्रियंका करा रहे हैं, तू इस गुट में हो जा, तू इस गुट में हो जा। खड़गे जी क्या उनकी चली नहीं। पहले इनकी पूरी प्लानिंग ये थी कि खड़गे जी को सीताराम केसरी बना दिया जाए। जो जो ये फूल छाप कांग्रेसी अंदर घुसे हुए हैं ना, उन लोगों की वो चली नहीं। खड़गे जी और राहुल का रिश्ता बिल्कुल फादरली है और लिबरलिटी से पूरी छूट मिलती है। जिस प्रकार से राहुल गांधी के कहने पर हुड्डा गए और खड़गे ने जो डांट लगाई है उनको, और उनको बोलने को कुछ नहीं रहेगा। सचिन पायलट को उन्होंने सुना, ये सब चीजें बता रही कि उनमें चल नहीं रही। अब सोच रहे चलो एक नया बना। अब देखिए सब अखबार आज छाप रहे आरएसएस अभी भी मजबूत है, उसने महाराष्ट्र में जिता दिया। तो आरएसएस झारखंड में क्यों नहीं जिता पाया। अब आप देखिए कि वो बहुत सारा इस राज्य में भाई केरल में चुन रहे, कर्नाटका में चुन रहे, पंजाब में चुन रहे, मध्य प्रदेश में हाफ क्या है ना 1.75 गायब हो गए। जो सीट 1.25 लाख से जीती बड़ी मुश्किल से 20,000 से जीत पाए, वो भी राजकुमार पटेल सर की आदमी है ना, जिसको तो अपन अच्छे कांति बम मान रहे थे। तो जो स्ट्राइकिंग रेट की बात कर रहे हैं हम, क्या है कि पूरे आप मीडिया में देखिए चर्चा किसकी हो रही, महाराष्ट्र हार गए, महाराष्ट्र वो हारने की नहीं है, महाराष्ट्र में जीतने की, हमें अडानी को बचाने की, धारावी को बचाने की, जो सचिन वाजे वाला पूरा प्रकरण चल रहा था अनिल देशमुख से लेकर पूरा वाला, उसके अंदर पलड़ा डालने की, पूरा पैसा को बचाने की योजना है। इसीलिए ये महाराष्ट्र तो चल रही है। और कांग्रेस क्या, सभी विपक्षी दलों को इस पर सोचना पड़ेगा। मायावती का तो स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने बोल दिया कि जब तक ये पूरे चुनाव सुधार नहीं होगा हम कोई चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हालांकि वो उनका दूसरा मसला है, वो सब जानते हैं, लेकिन नहीं तो विश्व दीपक किस लाइन पे। नहीं, मैं विश्व दीपक से पूछ रहा हूँ। विश्व दीपक ये बताइए कि क्या ईवीएम के मामले में अभी तक कांग्रेस, जैसे इन्होंने पंकज जी ने कहा कि वहां कुछ लोग फूल वाले घुसे हुए हैं कांग्रेस में, तो क्या राहुल गांधी को समझ नहीं है इस बात की कि ईवीएम कितना बड़ा मुद्दा है
असल में वो लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें आउटकम नहीं आ रहा, कितनी एनामलीज हैं। ये जो बार बार बात आ रही है कि ईवीएम की ये जो बैटरी को लेकर जो बात आ रही है कि 99% चार्ज होती है दिन भर होने के बाद भी। अच्छा होता क्या है कि जब ये खबरें बार बार आती है ना, तो जो पाठक है वो इनके प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है। उसे लगता है कि अगर कोई बड़ी बात होती राहुल गांधी बोलते, अगर कोई बड़ी बात होती तो कांग्रेस आके खड़ी होती, अगर कोई बड़ी बात होती तो ये तो पार्टियों के राजनीतिक वर्चस्व का हिस्सा है ना, तो सड़क पर उतरते। तो आम आदमी को लगता है कि इसका मतलब कुछ है नहीं, इसे भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के स्टैंड को थोड़ा ऐसे समझना चाहिए कि कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है और पूरा चुनाव रिग्ड है, लेकिन इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, इसको साबित करने के लिए कोई बहुत ऐसा पुख्ता प्रमाण नहीं सामने आ पाया है जिसको लेकर के, जिसके बाद फिर राहुल गांधी या खड़गे साहब को बात करनी पड़े। देखिए क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके बहुत सारे आर्म्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, हायरार्की होती है उसकी। राहुल गांधी या कांग्रेस या खड़गे साहब जिस स्तर के नेता हैं, वो ईवीएम का दायरा जो है उनके स्तर का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज, ये देखिए ये सिस्टम है, मशीन है, इलेक्ट्रॉन मतलब मैनिपुलेट हो सकती है, रिग हो सकता है, रिगिंग है। ये तमाम तरह के दुनिया भर में जितने भी तरह के चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो बैलेट से हो रहे हैं या जितनी भी तरह की संसदीय प्रणालियां हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हमेशा होती हैं कि तुमने चुनाव रिग कर लिया और हम हार गए। कांग्रेस का जो थिंकिंग है वो यही है कि हम इस देश के एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी हैं, हम ही ईवीएम लेकर के आए थे, हम ही ने बहुत सारे सुधारों को लागू किया है और हम आज भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने इस देश को 60-70 सालों तक रूल किया है। तो मेरे ख्याल से ये उनके पार्टी पे थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल होगा, पॉलिटिकली इररिस्पॉन्सिबल होगा। तो शायद इसीलिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस मसले पे चुप रहती है। पर हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये इसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बारे में आकर के अपनी बात कहनी चाहिए, या जो उस पर शक होता है, सवाल उठते हैं, उसका जवाब उनको देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी या कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे बहुत ओपन स्टैंड वैसे नहीं ले सकती है, या हमें इसकी सवाल ये विश्व दीपक, जब वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जबरदस्ती जाकर आप उनको जबड़ा खुलवाएंगे? ये एक प्रॉब्लम है और ये ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जिसको केंचुआ कहते हैं, उसको केंद्रीय चुनाव आयोग, वो सचमुच केंचुआ हो चुका है, उसकी कोई जान नहीं है। और आप याद करिए कि कांग्रेस के टाइम में ही चुनाव आयोग थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी आई थी, सेशन वगैरह थे, और उन लोगों ने इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी और इसकी कार्यप्रणाली को ठीक किया था। तो इसको ठीक करना होगा, इस प्रोसेस को ठीक करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कांग्रेस के डायलेमा को या उनकी जो सोच है उसको मैं अगर बताऊं तो वो यही है कि इस पे बात करना टॉप लीडरशिप के लिए पॉलिटिकली उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक बात और पंकज जी मैं ये कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विपक्ष है, जैसे आपने भी कहा कि विपक्ष सड़क पर नहीं उतरा, ये जो तमाम मामला हुआ संभल वगैरह का, तो आपको नहीं लगता है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई है वो अच्छे से नहीं की जा रही है? आपको याद होगा, आपने तो नेहरू पर किताब भी जो लिखी है, 1951-52 में जब पंडित नेहरू पहली बार लोकसभा के लिए गए तो उन्होंने जनता के सामने बड़ा जटिल सवाल रखा। उन्होंने कहा कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए या आपको सांप्रदायिकता से भरा हुआ देश चाहिए? सोचिए कि एक अनपढ़ जनसंख्या, उस समय की लिटरेसी रेट जो है इतनी कम थी, और उस जनता के सामने जाकर के प्रधानमंत्री का ये कहना कि आपको धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए या फिर आपको सांप्रदायिक देश चाहिए। और सभी जानते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ। राइट विंग पार्टीज को कुल 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले थे, कुल 6% वोट मिला था, 94% वोट इस बात के लिए था कि उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष देश चाहिए। और मेरे पास एक कोट है, देखिए वो कहते क्या है इसके बाद वो कहते हैं कि वन गुड थिंग दैट हैज एमर्ज्ड फ्रॉम दिस इलेक्शन इज अवर स्ट्रेट फाइट एंड सक्सेस अगेंस्ट कम्युनलिज्म। फिर आगे लिखते हैं कि वी हैव सीन एट लास्ट that we need not be afraid of communalism and we need not compromise with it. Where we fight it in a straight and honest way, we win. And और आगे वो लिखते हैं कि where we compromise with it, we lose. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई है उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सोचते हैं कि कहीं हिंदू वोट ना छिटक जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। सीधे आकर के इस पर बातचीत करनी चाहिए पंकज जी। वो लोग आजादी की लड़ाई से निकले हुए लोग थे, ठीक है, उन पर जनता का भरोसा था। 10,000 की भीड़ जो लड़ने को उतारू, उसमें नेहरू जी डंडा लेके बीच में उतर जाते थे। तो ये जनता का भरोसा था और नेता का अपनी जनता पर भरोसा था। आज एक अठन्नी छाप पार्षद किस्म का नेता अपनी
कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने वार्ड में जाता नहीं है, बगैर सिक्योरिटी के नहीं जाता है। ठीक है। दूसरी चीज कि जनता को भी पंडित नेहरू को भरोसा था कि यदि वो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं तो वास्तव में सांप्रदायिकता के खिलाफ है। आज किस कांग्रेसी पे राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए या ऊपर के 3-4 नेताओं को, तो किस नेता पे आप भरोसा करोगे कि सांप्रदायिकता के खिलाफ होगा? मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी से पूछ लो, वो तो ठिठकी खड़ी रहती है, उसको लगता है कि वोट ना दो, इससे अच्छा ही वाला पतंग को वोट दे दो, क्योंकि कमलनाथ को तो धीरेन्द्र शास्त्री के पैर में जाके गिर जाना है, जो सीधे सीधे बुलडोजर न्याय का सपोर्ट करता है। कांग्रेसियों की दिक्कत ये है कि कांग्रेसियों के पास विचारधारा नहीं रह गई है। मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो काम पिछले 70 साल में कांग्रेसियों को करना था, जवाहरलाल नेहरू के संघर्ष के बारे में लिखने का और लोगों तक पहुंचाने का, वो काम मैं कर रहा हूं। और ईमानदारी की बात है कि बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं कि आज की तारीख तक किसी बड़े कांग्रेस के नेता ने उसको अभी प्रमोट भी नहीं किया इन सब चीजों को। तो कभी नहीं करते। वो ये सब काम के जो जिसको कहते हैं ना कि वैचारिक रूप से जो बैटरी है वो इतनी लूज है। आप देखें ना कि यदि कांग्रेस के प्रवक्ता लाइन से राधिका खेड़ा, गुप्ता, संजय निरुपम सब अचानक जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं, तो उसका मतलब है कि आपके वो उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट ही नहीं था उधर। असल में आपकी किताब के बारे में मैं वही बोलना चाह रहा था कि एक तो पहली बात यह कि हम लोगों को उस पर एक अलग से चर्चा करनी चाहिए, एक एपिसोड उस किताब पे चर्चा होनी चाहिए, और उसके बहाने जवाहरलाल नेहरू पर और जवाहरलाल नेहरू की प्रासंगिकता और उस पर जो पंकज ने लिखा उस पर जवाहरलाल नेहरू हाजिर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका शीर्षक। एक तो इस पे बात, एक एपिसोड इस पे बात होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस के नेता उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वास्तव में वो जवाहरलाल नेहरू से डरते हैं। वो जवाहरलाल नेहरू को नहीं को किससे फेस ऑफ नहीं करना चाहते, वो उसके सामने नहीं जाना चाहते। वो जब तक आप अगर उनके पास जाएंगे, बोलेंगे सर हमने किताब लिखी है, उस पर साइन कर दीजिए, फिर एक प्रोग्राम करेंगे, आप उनको बुलाएंगे, हॉल बुक करेंगे, फिर थोड़ा चाय पानी होगा, फिर वो कुछ अपनी ज्ञान की बातें देंगे महानता की, तब तो वो आ सकते हैं। अदरवाइज वो इसको अपने अपने उस पर अपनी जिम्मेदारी ये नहीं मानते वो, ऐसे तमाम विचारों को, तमाम लोगों को संगठित किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां पे आज आरएसएस बीजेपी क्यों इतना सक्सेसफुल है कि उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया अपना 20-25-30 सालों की मेहनत के बाद। और वो आप देखिए, लेकिन वो आपको कभी भी ना तो आपकी किताब को प्रमोट करेंगे, ना वो आपके बारे में बात करेंगे, ना वो जवाहरलाल के बारे में बात करेंगे, ना ही वैसा इकोसिस्टम तैयार होगा। हाँ, अगर आप उनके पास जाएंगे इनविटेशन लेकर के और हॉल बुक करा करके और पब्लिकेशन का नाम दे करके कि कोई पेंगुइन है या कोई मतलब बड़ा सा पब्लिकेशन है, रैंडम हाउस है या कुछ है, तब जाकर के फिर वो आपके पास आएंगे। तो ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की। ये लोग तो कांग्रेस में जो है बेचारे राहुल गांधी को भी प्रमोट करे। राहुल गांधी की विचारधारा सांप्रदायिकता को लेकर बहुत स्पष्ट है। आज राहुल गांधी ने, देखिए कल कांग्रेस के पवन खेड़ा ने बहुत स्टेटमेंट दिया स्पष्ट रूप से, और आज राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट बोला है कि असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा है और संबल हिंसा पर वो क्लियर कट केंद्र सरकार पर उन्होंने अटैक किया है। तो ये जो लाइन है, आप बताइए कांग्रेस के पुनीत पुनिया और अजय राय को झांसी में जिस अस्पताल में 17 बच्चे मर गए, वहां जाने में 8 दिन क्यों लगे? बिल्कुल सही बात। 8 दिन क्यों लगे? वो भी किसी ने बोला होगा कि सर चले जाइए, अब तो किसी ने बोला होगा। आप बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में क्या इतनी लचर कांग्रेस चल पाएगी? जितने इस प्रकार की खतरनाक घटनाएं की जाती हैं, साजिशें की जाती हैं, और कोई बड़े मुद्दे जो होते हैं उसको अंडर कारपेट करने के लिए ये सब किए जाते हैं। आप देखिए जब राहुल गांधी का कोई बड़ा कैंपेन होगा तब केजरीवाल को उछालने लगेंगे। जब कोई इस प्रकार का पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बीजेपी के ऊपर खड़ी होगी तो सांप्रदायिकता या इस टाइप का मुद्दा खड़ा कर देंगे। जब आप जैसे ही कहीं पे भ्रष्टाचार का मुद्दा आएगा तो ये कोई इस तरीके का मुद्दा उठा देंगे, कोई पुराना 1857 की क्रांति में कांग्रेसी क्या कर रहे थे, इस टाइप का कोई मुद्दा उठा के खड़ा कर देंगे। तो एक और दूसरा चीज क्या है कि कांग्रेस इमीडिएट काउंटर करने के लिए काबिल नहीं है। बिफोर लास्ट ईयर जब कभी किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि
लगभग हर दिन सुबह 10 बजे और 11 बजे कांग्रेस का पूरा जो पिरामिड है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का, उसको एक बताना चाहिए कि आपको इस विषय पर क्या स्टेटमेंट देना और क्या, कि हर दिन शाम को 4 बजे जिला स्तर का कांग्रेसी भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर बोले। आप देखो ना बीजेपी में क्या हो रहा है, छठन सिंह का सब पूर्व विधायक होता है और राहुल गांधी पे आरोप लगा देता है। और आप किसी कांग्रेस में सेक्रेटरी जनरल लेवल के लेवल को देखोगे मोदी को कोई आरोप लगाए। मान के चलो कि आरएसएस के तंत्र से निपटना, आपका जगीरा वाला डायलॉग है चाइना गेट वाला, कि आप मुझसे ताकत से तो लड़ सकते लेकिन मेरे कमीनेपन से कैसे लड़ पाओगे। जगीरा कहता था बिल्कुल सही ठीक बात, बात। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जगीरा अच्छा, से लड़ रहे हो और आप। जी एक चीज कमीनापन और है, कहाँ से लाओगे? नहीं मैं ये कह रहा हूँ आप दोनों लोगों से कि उत्तर प्रदेश की हालत देखिए कि जो जो हमारे यहाँ के वो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, मतलब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, ये कितने इनएक्टिव हैं। जैसे आपने बताया ना कि उनको 6-7 दिन लग गए वहां झांसी पहुंचने में, इससे अच्छे तो अजय कुमार लल्लू थे। हर दिन सुबह कम से कम वो सड़क में लेटे हुए मिलते थे, पुलिस उनको घसीट रही होती थी, या तो मार खा रहे होते थे, या तो फिर शोर मचा रहे होते थे, या फिर नारेबाजी कर रहे होते थे, या तो फिर विधानसभा घेर रहे होते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे वो। ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। भाई असल में क्या है कि एक तो कोई स्ट्रक्चर नहीं पार्टी का, जो थोड़ा बहुत है भी उसमें चंद लोगों का कब्जा है। तो और लल्लू भाई अच्छा। मेहनत कर रहे थे, वो संघर्षशील आदमी थे, जुझारू थे, लाठी खा करके आगे बढ़े थे, मजदूर थे, वो मजदूर का बेटा था, वो गरीबी से निकला था और इस समाज की अस्पृश्यता और भेदभाव को चीरते हुए आगे बढ़ा था वो। उसको पता था संघर्ष कैसे किया जाता है। तो आपको ये भी मतलब जानकारी होगी या मोटे तौर पे सबको पता है कि उसको कांग्रेस के लोगों ने ही निपटाया लल्लू भाई को, उसको उनको हरवा बाहर दिया फेंक था, दिया उठा करके। हरवा दिया बिल्कुल था उसको। हटवाया। और उसमें उन लोगों का ज्यादा हाथ है जो दिल्ली की जो एनजीओ लॉबी में घुसे हुए हैं और अपने आप को कांग्रेस की सत्ता की जो केंद्रीय सत्ता है उनमें से उनके नजदीक आसपास घूमते रहते हैं, वो वही लोग हैं। तो आप बस अब फिर वो लेकर के आए अजय राय को, ये मान करके कि वो बनारस के हैं, थोड़े से जुझारू हैं और फाइटर हैं। लेकिन आप देखें कि वो पूरा फंक्शन मतलब पूरी पार्टी जो है डिफंक्ट है और उसके अलग अलग विंग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वहां का जो तमाम जो अध्यक्ष हैं हर सेल के, चाहे वो माइनॉरिटी सेल हो, चाहे वो ओबीसी सेल हो, चाहे वो दलित वाली सेल हो, या इंटेलेक्चुअल सेल हो, या मीडिया महिला है, डिपार्टमेंट हो, महिला सेल हो, कोई कोऑर्डिनेशन उनके बीच में कुछ नहीं है। कोई कोई। तो ये स्थिति है, ये बिल्कुल सच्चाई है और इसको स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरीके से तो कभी लड़ाई नहीं हो पाएगी, नई नहीं हो सकता, सांप्रदायिक नहीं हो फिर पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। खड़ा कर पाएंगे कभी। कुणाल क्या है कि अध्यक्ष का काम सड़क पे लड़ाई करने से ज्यादा होता है कि अपने जितने कार्यकर्ता और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनको कोऑर्डिनेट करके और एक साथ एक मुद्दे पे बात कर सके। भले ही चलो आप ना पहुंच पा रहे हो, लेकिन आपका इतना होना चाहिए इमीडिएटली आपके पास में तो अब एमपी भी हैं, है ना, कहने को तो प्रमोद तिवारी भी यूपी के ही एमपी हैं। किसी को बोल दिया होता है कि विदिन 24 आवर वहां पहुंच जाओ। बिल्कुल। जैसे एक है ना, मोना मिश्रा ही अरे पहुंच वही जाती। पहुंच जाते, उनकी बेटी पहुंच जाती, क्या किसने रोका था आपको वहां जाने से भाई? है आप ही पहुंच जाते हो, आप आपकी किसी को बेटी बोल है देना वो कि पहुंच विजन, जाती। भाई नहीं देखिए वो आप सिर्फ कुछ तब भी दिखाई झांसी में। देते हैं सर, मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ तब दिखाई देते हैं, मोना मिश्रा जी तब दिखाई देती हैं, प्रमोद तिवारी जी तब दिखाई देते हैं जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उत्तर प्रदेश से गुजर रही है और जिस जीप में राहुल गांधी खड़े हैं वहां उनका खड़ा होना सबसे ज्यादा जरूरी है, सिर्फ वो वहां दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा किसी और घटना में दिखाई नहीं पड़ते, कभी नहीं दिखाई पड़े। क्योंकि देखिए क्या है कि झांसी में कांग्रेस हर समय जिंदा है, चाहे चुनाव हारती चाहे कुछ है, लेकिन देखिए झांसी में 1000 कार्यकर्ता कांग्रेस का होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और झांसी के आसपास तो आपका समाजवादी पार्टी भी मजबूत है। आप इंडिया गठबंधन के नाम से सबको लेके जाते हैं, फिर आप देखते हैं बिल्कुल। चंद्रपाल यादव और दीप सिंह, ये सब लोगों की पूरी टीम है वहां पर। 10,000 लोग सड़क पे दिखते हैं। आपका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। भाई आज यदि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत स्पष्ट रूप से है कि हम इंडिया गठबंधन से यूपी में चुनाव लड़ेंगे, तो आपको भी लड़ना चाहिए। अब आज देखिए दिल्ली में इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, डूसू में अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव तीनों पे एनएसयूआई आगे चल रही है। तो लोग माहौल बदलना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ही चाहते हैं यार कि यार तसल्ली से जो हो जाए यार, हम कहाँ ज्यादा मेहनत करेंगे लाठी पाठी खा के, कुछ कोई मायने नहीं। इसमें कोई शक नहीं, ईवीएम की रिगिंग हो रही है। मैं मध्य प्रदेश का जो उदाहरण देखा हूं उसके अंदर रिगिंग इस तरीके से होती है कि एक तो जो विपक्ष का जो एजेंट बैठता है उससे कंप्रोमाइज करके लोग लास्ट मोमेंट पे वोट की सेटिंग कराते हैं।
ठीक है। दूसरा ये होता है कि फॉर्म 17C के बारे में सभी अधिकांश लोग लापरवाह रहते हैं, तो पोलिंग स्टेशन से और वेयर हाउस तक जाने के बीच में मशीनें बदल दी जाती हैं। जो अधिकांश जो मैटर आ रहे हैं 99% बैटरी के, या फिर वेयर हाउस से जो मशीनें वहां पे आ रही हैं वही गड़बड़ हो रही है। आरएसएस वाले बहुत शातिर है, उन्होंने ही सवाल खड़े किए और चुप हो गए, जिससे कि आप उसको पकड़े रहो कि इसको कोई बाहरी डिवाइस से मैनेज किया जा सकता है या उसके डेटा को कोई ब्लूटूथ से, ये सब फर्जी बातें। इस विशुद्ध ये रिगिंग है, मैनुअली हो रही है, इंसान की नीयत और जो उसका लापरवाही है उसके कारण ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही बात। और इस पर कांग्रेस को मतलब कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, चाहे विश्व दीपक आप कुछ भी कहें कि ये राहुल गांधी के स्तर की बात नहीं है और खड़गे जी के स्तर की बात नहीं है। द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन फेयर इलेक्शन है, और अगर फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं, और जो जनता भी निराश हो जाएगी और लोग भी निराश हो जाएंगे, और इस तरीके से कोई आउटकम नहीं निकल पाएगा। और आप चुनाव दर चुनाव लड़ते रहेंगे, चुनाव दर चुनाव हारते रहेंगे। जो लोग आज आपके समर्थन में खड़े भी हैं और वो भी पीछे हट जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। सबसे अहम यही है साफ हो कि ये चुनाव पारदर्शी है कि नहीं, ये फेयर है कि नहीं, और इनमें कोई रिगिंग नहीं हो रही है। पहले ये बात सामने आनी चाहिए और इसके बाद कोई बात आगे बढ़नी चाहिए। अगर जनता के मन में इतने सारे प्रश्न हैं तो इसका समाधान तो निकलना चाहिए विश्व दीपक, क्योंकि अब ये जो है मामला राहुल गांधी और खड़गे की इमेज से बाहर निकल चुका है, ये डेमोक्रेसी की इमेज पर आ गया है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज को। बिल्कुल ठीक है सर, अब आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू।